वैक्सीनेशन बच्चों के लिए क्यों इतना जरूरी है? हम अक्सर वैक्सीनेशन के बारे में बात वैक्सीनेशन हमें कई खतरनाक बीमारियों से बचाता है। नमस्कार, मैं हूं तुलिका और आप सुन रहे हैं डाइव इन विद तुलिका। डाइव इन, किसी भी टॉपिक को गहराई से समझना और जानना। तो आइए आज हम जानते हैं वैक्सीनेशन और इम्यूनिटी के बारे में गहराई से। हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर वर्षा तिवारी पुरोहित। नमस्कार। मुझे भी बहुत खुशी हुई आज इस अवसर पर मुझे आने का मौका मिला। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये जो तुलिका मैडम डिस्कस करने वाले हैं। डॉक्टर वर्षा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, साथ ही साथ ये नवजात एवं बाल्य रोग विशेषज्ञ हैं। चाइल्ड मेंटल हेल्थ पे इनका प्रशिक्षण प्राप्त है। इसके साथ ही ये बच्चों की पेरेंटिंग एक्सपर्ट भी हैं। तो मैम, आपसे हम जानना चाहेंगे सबसे पहले बच्चों के बारे में कि इम्यूनिटी के बारे में हमेशा हम बात करते हैं, ये बच्चों के लिए क्यों इतनी जरूरी है? इम्यूनिटी क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। इम्यूनिटी आजकल कोविड के बाद से हर किसी के दिमाग में चल रहा है कि आखिर ये इम्यूनिटी होती क्या चीज है। जी। इम्यूनिटी का मतलब होता है वो प्रतिरोधक क्षमता जो हमें बीमारियों से लड़ने की में मदद करती है। कोई भी बीमारी होने से पहले हमारी बॉडी में क्या क्षमता है उसको इम्यूनिटी कहते हैं। बच्चों में शुरुआत में इम्यूनिटी कम होती है, धीरे धीरे डेवलप होती है। और डेवलप किससे होती है? ब्रेस्ट फीडिंग से, उसके बाद न्यूट्रिशन से, उसके बाद जो हम वैक्सीनेशन देते हैं, टीकाकरण करते हैं, उससे होती है। और बच्चे जब बाद में बाहर निकलते हैं, एनवायरनमेंट से एक्सपोज होते हैं, तो इम्यूनिटी बनती है। तो ये एक शॉर्ट प्रोसेस होता है जो धीरे 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 डेवलप करता है। इन शॉर्ट, इम्यूनिटी हमारी क्षमता है जो हमें बीमारियों से लड़ने में मदद करती है। सरल भाषा में यदि हम कहें तो हम जो रोग प्रतिरोधक क्षमता के बारे में हम बात करते हैं, वो इम्यूनिटी है। या जो भी हमारी लाइफस्टाइल है, जो हम जिस तरीके से अपने आप को तैयार करते हैं किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए, उसे हम इम्यूनिटी कह सकते हैं। परफेक्ट। यही अक्सर हम देखते हैं कि बहुत से बच्चे होते हैं लगातार बीमार पड़ते हैं। उनको कभी सर्दी होती है, जैसे जैसे मौसम चेंज होता है उसके हिसाब से उन्हें अलग अलग तरीके की परेशानियां होती हैं। ये किस लिए होता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बच्चों में इम्यूनिटी इमैच्योर होती है, वो वक्त के साथ बनती है। अच्छा। जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसा वैसे उनकी इम्यूनिटी मैच्योर होने लगती है। शुरुआती दौर पे ब्रेस्ट फीडिंग से इम्यूनिटी मिली, लेकिन ब्रेक कैसे हुई? पुअर हाइजीन से। ओके। फिर आगे बढ़ते हैं, अगर वैक्सीनेशन टाइम से नहीं मिला तो ब्रेक हुई। थर्ड, बाहर निकलते हैं, कुछ पेरेंट्स वर्किंग होते हैं जो डे केयर स्कूल में डालते हैं, तो बच्चों को जल्दी एंटीजेनिक एक्सपोजर मिलता है। बहुत सारे बच्चे साथ में रहते हैं, एक जगह टॉयलेट होता है, एक जगह खाना होता है, क्लोज डिस्टेंस में बढ़ते हैं, तो इम्यूनिटी वहां पे उनकी इमेच्योर है। एक्सपोजर मिल गया एनवायरनमेंट से तो जल्दी बीमार पड़ने लग जाते हैं। साथ ही कुछ बच्चों को एलर्जी और अस्थमा होता है। उससे भी वो बच्चे ज्यादा बीमार पड़ते हैं, धीरे धीरे बीमारी बढ़ती है। रोकथाम के लिए हम बात करेंगे आगे कैसे करना है, पर बेसिकली इम्यूनिटी इमेच्योरिटी के कारण वो बार बार बीमार पड़ते हैं। यहाँ पे ऐसा मान सकते हैं कि बार बार जो बच्चे बीमार पड़ रहे हैं वो इम्यूनिटी जो है अपनी डेवलप कर रहे हैं। वैक्सीनेशन बच्चों के लिए क्यों इतना जरूरी है? हम अक्सर वैक्सीनेशन के बारे में बात करते हैं कि छोटे बच्चों को वैक्सीन लगवानी चाहिए। अलग अलग तरीके की कई वैक्सीन है मार्केट में, तो वो वैक्सीनेशन बच्चों के लिए क्या फायदे करता है या क्यों इतना ज्यादा जरूरी है? वैक्सीनेशन हमें कई खतरनाक बीमारियों से बचाता है, जैसे कि टीबी, मीजल्स, निमोनिया। ये इतनी खतरनाक बीमारियां हैं जिससे बच्चों की जान भी जा सकती है। अगर हम वैक्सीनेशन कर देते हैं तो हमारे शरीर में वो क्षमता बढ़ जाती है ताकि जब वो बीमारी आए हमारा बॉडी पहले से रेडी हो जाए उनसे लड़ने के लिए। तो वैक्सीनेशन बचाव है, ट्रीटमेंट नहीं है ना। तो अगर हमको इन बीमारियों से बचना है तो वैक्सीनेशन कराना चाहिए। वैक्सीनेशन शरीर में काम कैसे करता है? ये जानना बहुत जरूरी है आजकल। वैक्सीन से हम क्या करते हैं, इनएक्टिव जर्म्स या बोल सकते हैं किल्ड जर्म्स को हम बॉडी के अंदर डालते हैं। ये किल्ड जर्म्स गया,
हमारे अंदर एंटीबॉडीज को नहीं पता है कि ये किल्ड है, वो बिल्कुल अपनी सेना तैयार कर लेती है कि हाँ इन्फेक्शन आ गया, लड़ना शुरू करो, और बहुत तादाद में एंटीबॉडीज बन जाते हैं वो किल्ड, लेकिन हमारी एंटीबॉडीज का लेवल बहुत हाई हो गया। तो ये हमें पहले से तैयार कर देता है कि आगे इन्फेक्शन हो, हमारी सेना तैयार है, हमारी एंटीबॉडीज बॉडी में बन चुकी है। जी। तो वैक्सीनेशन करके हम अपने एंटीबॉडी को ट्रेंड कर देते हैं कि आगे ये इन्फेक्शन आएगा, हमारा लेवल तैयार है, हमारे सेना अपने तलवार लेके खड़े हुए हैं। तो इन शॉर्ट एंटीबॉडीज लेवल का बढ़ाना किसी भी बीमारी के प्रति, वो वैक्सीनेशन। आजकल हम जब बात करते हैं वैक्सीनेशन की, तो दो तरह की वैक्सीन हैं। एक तो जो नॉर्मल वैक्सीन है जो शुरुआत से चलती आ रही हैं, दूसरी पेनलेस वैक्सीनेशन के बारे में अभी सबको हाँ जी, चर्चा है, हाँ और जी, सभी जो नए पेरेंट्स हैं उसके बारे में जानना चाहते हैं। हाँ। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में हाँ। क्या बेहतर होना चाहिए या क्या बेहतर होता है? बिल्कुल। मैं भी जब वैक्सीनेशन करती हूँ रूटीन ओपीडीज में, तो मेरे पास पेरेंट्स का ये बहुत कॉमन सवाल है कि मैडम पेनलेस लगाएं कि ये वाला लगाएं। देखिए, इम्यूनिटी में कोई फर्क नहीं है। अच्छा। फर्क होता है सिर्फ उसके रिएक्शन से। जो पेनलेस होते हैं वो ए सेलुलर होते हैं, कोई भी बैक्टीरिया और वायरस होते हैं ना, उनके सेल होते हैं, और ये जो सेल होता है ना, ये सारा साइड इफेक्ट्स करता है। मतलब फीवर, पेन, जितना भी इंजेक्शन के कारण होता है वो सेलुलर कंपोनेंट से होता है। ओके। और हम जो पेनलेस देते हैं वो ए सेलुलर होता है। तो पेन और जो फीवर, स्वेलिंग, रेडनेस का साइड इफेक्ट होता है वो पेनलेस में नहीं होगा। अच्छा, है ना। डिफरेंस सिर्फ कंफर्ट और साइड इफेक्ट्स का है। कॉस्ट हमेशा पेनलेस का ज्यादा होता है, बिल्कुल, क्योंकि वो ए सेलुलर बनाने में उसकी प्रोसेसिंग ज्यादा लगती है। पेनफुल वैक्सीन या नॉर्मल वैक्सीन होते हैं वो पेन ज्यादा करते हैं, साइड इफेक्ट्स ज्यादा करते हैं, लेकिन इफेक्टिव दोनों है। तो मैं फिर से कहना चाहूंगी, दोनों में डिफरेंस सिर्फ कंफर्ट एंड कॉस्ट का है, बाकी इफेक्टिवनेस दोनों का सेम है। अक्सर ये एक मिथ रहता है कि हाँ जैसे जी। जो आपका वैक्सीन यदि आपने लगवाया है, आपको फीवर आया तो ही वो इफेक्टिव है। हाँ। और अदरवाइज हम मान लेते हैं कि इसमें से यदि हमको कुछ भी साइड इफेक्ट उसके नजर नहीं आ रहे हैं तो शायद ये काम नहीं कर रही है हमारी बॉडी पर। क्या ये सच है? नहीं, पूरी तरह से सच नहीं है, लेकिन अगर एंटीजन बॉडी में गया है, वैक्सीन के थ्रू हम क्या दे रहे हैं, इनएक्टिव जर्म्स दे रहे हैं बॉडी के अंदर, तो थोड़ा पेन, फीवर ये माइल्ड होता है। अब वो बच्चे की इम्यूनिटी और बॉडी टाइप पे डिफर करता है कि कुछ बच्चों को ज्यादा फीवर आ रहा है, कुछ बच्चों को ज्यादा पेन आ रहा है, पर ऐसा नहीं है कि फीवर नहीं आया तो वैक्सीन ने काम नहीं किया। पर फीवर एंड पेन हो रहा है मतलब वैक्सीन अंडर प्रोसेस है, अपना काम शुरू कर दिया है उसने। जी। वैक्सीनेशन के बाद क्या मतलब पेरेंट्स को करना चाहिए? जैसे बच्चों को, कुछ बच्चों को स्वेलिंग हो जाती है या बच्चे दर्द में हैं, उस समय क्या करना चाहिए पेरेंट्स को? हाँ, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो अक्सर बच्चे पेरेंट्स पूछते हैं हमारे पास कि अब घर जाके क्या करना है। ठीक है, तो शुरुआती दौर में जब बच्चे 1.5 महीने, 2.5 महीने, 3.5 महीने का टीका लगा के जाते हैं तो रिएक्शंस बहुत कॉमन है। मतलब फीवर आएगा ही, पेन होगा ही जहां पे लगा है, स्वेलिंग आएगा, रेडनेस आएगा। आपको बस एक चीज करना है, कोल्ड कंप्रेशन, आइस पैक लेना है, कपड़े में लगाना है और धीरे 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 दबाना है। अगर पेन और फीवर ज्यादा हो रहा है तो आप पैरासीटामोल ले सकते हैं, लेकिन अपने डॉक्टर के सलाह के बाद। फीवर एंड पेन हो रहा है तो घबराना नहीं है, ये नॉर्मल प्रोसेस है। इसका मतलब वैक्सीनेशन इज वर्किंग। वैक्सीन काम कर रही है आपके बॉडी में। बस याद रखें, कोल्ड कंप्रेशन एंड पैरासीटामोल, वो भी डॉक्टर की सलाह से। जी मैम, हम जानना चाहेंगे कि क्या सभी बच्चों का वैक्सीनेशन शेड्यूल जो है वो सेम होता है या बच्चों के हिसाब से उसमें कोई परिवर्तन हो सकते हैं? हाँ जी, वैक्सीनेशन शेड्यूल यूजुअली सेम रहता है। बेसिक शेड्यूल जो हम नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल फॉलो करते हैं अपने कॉलेजेस में, सेंटर में, गवर्नमेंट सेंटर्स में, एंड प्राइवेट प्रैक्टिशनर यूजुअली आईएपी शेड्यूल फॉलो करते हैं, इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, जो सभी बच्चों के लिए सेम होता है। डिफरेंस तब आता है जब बच्चा प्री मैच्योर हो गया है, उनका मसल स्ट्रेंथ इतना नहीं रहता कि हम उस शेड्यूल में फॉलो कर सकें, तो उनके लिए थोड़ा शेड्यूल डिफरेंट रहता है। एंड खासकर कुछ बच्चे जो हाई रिस्क चिल्ड्रन हम बोलते हैं,
जिनको सिकल सेल डिजीज है एंड जो क्रोनिक किडनी बीमारी से, लीवर की बीमारी से परेशान है, उनमें हम एक्स्ट्रा वैक्सीन लगाते हैं। और कुछ पेशेंट्स जो इम्यूनो डेफिशिएंट है, जिनमें इम्यूनिटी बहुत कम होती है, जैसे HIV हुआ या दूसरे क्रोनिक इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स होते हैं, उनमें थोड़ा शेड्यूल डिफर करता है, डोज डिफर करता है। बाकी बेसिकली नॉर्मल पीपल्स के लिए वो सेफ। अक्सर ऐसा होता है कि किसी रीजन से आपका वैक्सीन छूट गया, उस समय पर क्या करना चाहिए? यदि वैक्सीन डिले हो गया या किसी रीजन से छूट गया, तब क्या करना चाहिए? कोई टेंशन नहीं लेना चाहिए। छूट गया, जब याद आया अपने पीडियाट्रिशियन के पास जाइए, लगा लीजिए। कैचअप शेड्यूल होता है इसके लिए, जिसमें हम पूरा रीस्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, जहां से छूटा है वहां से हम स्टार्ट करते हैं। क्या किसी भी एज में इसको शुरू किया जा सकता है? जैसे मान लेते हैं कि किसी बच्चे का वैक्सीनेशन है जो 6 मंथ के बाद छूट गया है, तो 6 मंथ के बाद वो 1 ईयर का कंप्लीट उसने कर लिया है अपना सर्कल, तो फिर क्या करना चाहिए? हम फिर से रीस्टार्ट नहीं करेंगे, हम कैचअप करेंगे, जहां से डोज छूटा है वहां से स्टार्ट करेंगे। कुछ वैक्सीनेशन है जो टिल 7 ईयर्स जरूरी है, तो हम 7 ईयर्स तक का कैचअप प्रोग्राम लगाते हैं। उसके बाद फिर जो एडल्ट वैक्सीन है वो लगा सकते हैं। मतलब कभी भी अगर आपके साथ ऐसा होता है कि आपका वैक्सीनेशन छूट गया है, तो आप आगे चल करके वापस उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अक्सर पेरेंट्स इस चीज को लेकर के बहुत परेशान हो जाते हैं कि हमारा एक वैक्सीनेशन छूट गया, तो क्या उसको स्किप किया जाए, स्किप करके आगे बढ़ा जाए? बिल्कुल नहीं करना है, टेंशन तो बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि कैचअप शेड्यूल है जिसपे हम फिर से लगा सकते हैं। लगाना बहुत जरूरी है। वैक्सीनेशन एक बचाव है जो हमें खतरनाक बीमारियों से बचा सकता है। ट्रीटमेंट नहीं है, हम बीमारी होने का वेट नहीं करेंगे, उसका बचाव करेंगे। क्या वैक्सीनेशन के कोई सीरियस साइड इफेक्ट्स होते हैं? वैक्सीनेशन के यूजुअली माइल्ड साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि फीवर, थोड़ा सा पेन, स्वेलिंग, रेडनेस, यही तक सीमित है, जो 1-2 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है। रेयरली, वेरी रेयरली सीरियस साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, जो लाखों में एक आध को होते हैं, पर रिस्क ऑफ डिजीज इज मोर देन द रिस्क ऑफ साइड इफेक्ट। तो हम उसके साइड इफेक्ट से बचने के लिए वैक्सीन छोड़ दें, ये कभी नहीं करना चाहिए जी। साइड इफेक्ट्स बहुत ही माइनर होते हैं। 99% केसेस में साइड इफेक्ट माइनर होते हैं। वो 1% के लिए वैक्सीन ना लगाना इज नॉट एडवाइजेबल। मतलब आपको उन साइड इफेक्ट्स को ध्यान नहीं देना है, वो आपकी भलाई के लिए ही है, या बोलो कि आपकी इम्यूनिटी विकसित करने के लिए है, तो आप उन्हें छोड़ करके जो आपके फायदे हैं आप उन पे ज्यादा ध्यान दीजिए। बिल्कुल। साथ ही मैम बहुत सारे मिथ भी हैं वैक्सीन को लेकर के, तो उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे कि कौन से ऐसे कॉमन मिथ हैं जो हमेशा सुनने के लिए मिलते हैं? मिथ्स तो बहुत कॉमन होते हैं जो आजकल चले आ रहे हैं, लेकिन हम साइंस को ध्यान देंगे। हम साइंस के बेसिस पे चलेंगे, मिथ्स के बेसिस पे नहीं चलेंगे। आजकल एक कॉमन मिथ आया है मार्केट में, सब बोल रहे हैं कि ऑटिज्म हो जाता है क्या, वैक्सीन से ऑटिज्म हो जाता है क्या? तो मैं ये कहना चाहूंगी, इसका आंसर है बिल्कुल नहीं होता है। ऑटिज्म बिल्कुल भी नहीं होता है। एक स्टडी हुई थी जिसका कोई ग्राउंड नहीं था, जिसमें उन लोगों ने कहा कि ये ऑटिज्म होता है। उसके बाद कई इंटरनेशनल स्टडीज हुई हैं जिसने इस थीसिस को रिजेक्ट किया है। ऑटिज्म नहीं होता, वैक्सीन हमारे भलाई के लिए है। दूसरा मिथ कॉमनली जो लोग बोलते हैं कि वैक्सीन लगाने से नेचुरल इम्यूनिटी नहीं होगी, नेचुरल इन्फेक्शन होने दो। तो इसके लिए मैं ये कहना चाहूंगी, नेचुरल इन्फेक्शन बहुत खतरनाक हो सकते हैं। हम मीजल्स होने का वेट नहीं करेंगे, हम टीबी होने का वेट नहीं करेंगे, हम निमोनिया होने का वेट नहीं करेंगे। उसमें एक्टिव जर्म्स होते हैं जो हमारे बॉडी में इतने हार्मफुल होते हैं कि डेथ भी हो सकता है। तो हम क्यों एक्टिव इन्फेक्शन का वेट करें जब हम वैक्सीन से उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। वैक्सीन में हम सेम वायरस, सेम बैक्टीरिया इनएक्टिव और डेड करके डाल रहे हैं, और वो डेड वायरस कोई हार्म नहीं करेगा, हमारी एंटीबॉडीज बनाएगा, हमारी बॉडी को तैयार करेगा कि जब वो फ्यूचर में नेक्स्ट इन्फेक्शन आए, हमारी बॉडी लड़ने के लिए तैयार रहे। तो नेचुरल इम्यूनिटी कुछ केसेस में है, लेकिन जब जिस चीज का वैक्सीन अवेलेबल है तो आप प्लीज वैक्सीन लगाइए। उससे हम बड़ी से बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं बहुत आसानी से।
ये आपने बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि अक्सर ये माना जाता है कि जो भी बीमारी है वो आ रही है तो वो खुद ब खुद अपनी बॉडी हाँ इसके लिए जी। तैयार हो जाएगी हम्म। और इम्यूनिटी विकसित हाँ कर जी, लेगी। हाँ जी। तो ये वैक्सीन को लेकर के बहुत बड़ा मिथ है हाँ हाँ हाँ, सभी कि पेरेंट्स रिस्क के। रिस्क क्यों लेना, रिस्क क्यों लेना बीमारियों का। बिल्कुल। हाँ जी। मैम, 0 से 5 साल के जो बच्चे होते हैं, 0 to 5 years हाँ के, जी। तो उनके लिए कौन सी वैक्सीनेशन हैं जो जरूरी होती हैं, जो करवाना ही चाहिए? हाँ, बिल्कुल। इस समय वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नया-नया बेबी आया है, इम्यूनिटी बनी नहीं है, इमैच्योर है, तो गवर्नमेंट ने इसके लिए नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल बनाया है, जो 100% फॉलो होना चाहिए, कहीं भी ब्रेक नहीं होना चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट लग रहे हैं। हम्म। सबसे पहले हम लगाते हैं टीबी के लिए। जैसे बच्चा पैदा होता है बीसीजी लगाया जाता है, क्योंकि हमारा देश टीबी एंडेमिक है, बहुत टीबी की बीमारियां है, उसे बचाना है ना, बिल्कुल। इसलिए बीसीजी लगाते हैं। फिर हम ओरल पोलियो पिलाते हैं। हाँ हाँ। देन पोलियो के लिए ओरल पोलियो, देन हेपेटाइटिस बी के लिए लगाते हैं। फिर जैसे बच्चा 1.5 महीने का होता है हम पेंटावैक लगाते हैं। पेंटावैक में एक साथ 5 वैक्सीन लग जाती है, एक सुई से 5, फ्री ऑफ कॉस्ट लगता है। और ये इसमें रहता है डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनस एंड एच इन्फ्लुएंजी। ये हमें 5 बीमारियों से बचाते हैं, एंड साथ में टिटनस। इसके साथ पोलियो भी देते हैं, एंड रोटावायरस। रोटावायरस डायरिया से बचाता है। अच्छा। रोटावायरस वैक्सीन होता है जो हमें डायरिया से बचाता है। फिर 2.5 महीने में हम यही सब कुछ रिपीट करते हैं, और साथ में एक निमोनिया का भी लगाते हैं। 3.5 महीने में भी यही सब रिपीट करते हैं। फिर सीधा 6 महीने में हम फ्लू का वैक्सीन लगाते हैं। फिर उसके बाद 9 मंथ्स में जो कंपलसरी है वो मीजल्स या खसरे का टीका, ये लगाना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद हम लगाते हैं एमएमआर, 15 मंथ्स में लगता है, मीजल, मम्स, रुबेला। फिर उसके बाद इन सब का बूस्टर डोज लगाते हैं 18 मंथ्स में। 18 to 24 मंथ्स तक हम लगा सकते हैं। उसके बीच में हम आईपी शेड्यूल अगर फॉलो करें तो टाइफॉइड, हेपेटाइटिस ए, वेरिसेला जो चिकन पॉक्स कराता है, उसकी वैक्सीन लगाते हैं। और इन सब का बूस्टर बीच बीच में देते रहना है टिल 5 years ऑफ एज। और साथ में इस टाइम पे हम विटामिन ए भी पिलाते हैं, क्योंकि विटामिन ए वो चीज है जो हमारी स्किन एंड मीजल्स, मम्स, रुबेला, ये सब चीजों से हमारा प्रोटेक्शन करती है। तो विटामिन ए पिलाना जरूरी है इनको। ये कुछ वैक्सीन है जो 0 से 5 years के जो भी बच्चे हैं उन सबको और ये देना जरूरी कंपलसरी है। वैक्सीन है, इसमें हमको बिल्कुल भी ब्रेक नहीं करना है। अगर आपसे ये वैक्सीन छूट जाए, अगर आप किसी भी कारणवश भूल जाते हैं लगवाना, शेड्यूल मिस हो जाता है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, तुरंत अपने पीडियाट्रिशियन के पास जाना है। हमारे पास इसका कैचअप शेड्यूल होता है, और उससे हम इसको रिपीट कर सकते हैं बिना रीस्टार्ट किए। आपको पूरा 0 से शुरू करने की जरूरत नहीं है, जहां से छूटा हम वहां से रीस्टार्ट कर सकते हैं। मैम, इम्यूनिटी के बारे में अक्सर ये माना जाता है कि ये किसी हम जब कोई मेडिसिन ले रहे हैं या जब कोई हम सप्लीमेंट ले रहे हैं तो उससे ही वो ज्यादा डेवलप हो रही है, तो क्या ये सच है या नेचुरली भी हम इम्यूनिटी जो है वो बढ़ा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है तोलिका मैडम ने। इम्यूनिटी हम नेचुरली बढ़ा सकते हैं, बस थोड़ा अवेयरनेस चाहिए। बच्चा जब पैदा होता है ना, तो सबसे पहला इम्यूनिटी माँ का दूध होता है, ब्रेस्ट मिल्क। उससे इतने इम्यूनोग्लोबुलिन्स और एंटीबॉडीज बच्चे में पहुंच जाते हैं कि बच्चा इटसेल्फ प्रोटेक्टेड रहता है। फिर हम वैक्सीन लगाते हैं, बीसीजी, पोलियो, हेपेटाइटिस बी, ये तीनों बीमारियों से हम बचा देते हैं। फिर जैसे बच्चा बड़ा होता है हम उसकी न्यूट्रिशन में ध्यान दें, बैलेंस्ड डाइट दें, फिर उसकी इम्यूनिटी और अच्छी हो जाती है। इसके बाद प्रॉपर स्लीप, टाइम से उठना, टाइम से सोना, दिस इज इम्पोर्टेंट। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज आउटडोर एक्टिविटी। बच्चा जितना बाहर में खेलेगा, जितना सनलाइट एक्सपोजर होगा, उसकी इम्यूनिटी उतनी अच्छी हो जाएगी। ये छोटे छोटे चेंजेस हैं जो अगर पेरेंट्स करें तो उनका बच्चे का फाउंडेशन अभी से स्ट्रांग हो जाएगा। आगे चल के वो हाई इम्यूनिटी, बीमारियों से लड़ने वाला एंड ग्राउंडेड बच्चा रहेगा। तो छोटी छोटी चीजों में ध्यान दीजिए। आपका बच्चा हेल्दी है, ये पेरेंट्स की चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है, इट्स नॉट ए लक। थोड़ा अवेयरनेस होगा, थोड़ा अवेयर हो जाएंगे तो इम्यूनिटी अपने आप स्ट्रांग हो जाएगी। आपको कोई एक्स्ट्रा मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है। बैलेंस डाइट की आपने बात की, तो किस तरह की डाइट होनी चाहिए? बिल्कुल, डाइट जो घर का बना हुआ हो,
हाँ, जो हमारी मम्मी हमारे लिए बनाती है, जो हमारे पेरेंट्स हमारे लिए बनाते हैं। घर का बना गरम ताजा खाना इज बैलेंस डाइट। नो जंक फूड्स, नो शुगरी काइंड ऑफ थिंग्स, एंड एक फ्रूट डेली खाना है, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड ढेर सारा पानी। इसको हम बैलेंस डाइट बोलते हैं। जैसे आपने बात की कि मदर फीड जो होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है छोटे बच्चों के लिए, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि मदर फीड नहीं कर पाते बच्चे किसी रीजन से, तो क्या उन बच्चों की इम्यूनिटी वीक होती है? नहीं, ये भी बहुत मिथ है। पेरेंट्स अपने आप को गिल्टी फील करते हैं कि मैं नहीं दूध पिला पाई तो मेरा बच्चा इम्यूनिटी पुअर हो जाएगा क्या? नहीं, हमारे पास ह्यूमन फॉर्मूला मिल्क है जिसमें वही सारे कंटेंट हैं जो ब्रेस्ट मिल्क में होते हैं। अच्छे अच्छे फॉर्मूला मिल्क आ गए हैं मार्केट में, तो वो बच्चे जिनको ह्यूमन मिल्क नहीं मिल पा रहा है किसी कारणवश, सबसे पहली प्रायोरिटी माँ का दूध ही रहेगा। माँ के दूध से अच्छा कुछ नहीं होता, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं हो पा रहा है तो हम फॉर्मूला मिल्क दे सकते हैं। ह्यूमन बेस्ड होता है एंड उसमें वही कंपोनेंट्स होते हैं जो एक ह्यूमन मदर मिल्क में रहता है। तो बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, आप बिल्कुल गिल्ट मत फील करिए कि मैं अगर दूध नहीं पिला पा रही हूँ तो मेरे बच्चे का इम्यूनिटी ब्रेक होगा, ऐसा नहीं। क्योंकि ये मिथ हमको हमेशा सुनने के लिए मिलता है, नहीं माँ बहुत इस गिल्ट में होती है कि मैं मदर फीड नहीं करा पाई शायद इसकी वजह से। तो ये आपने जो जानकारी दी है इससे कम से कम नई मॉम्स जो है वो थोड़ा रिलैक्स फील करेंगी। बिल्कुल बिल्कुल। कौन सी 3 चीजें हैं जो पेरेंट्स तुरंत शुरू करें? हाँ, ये बहुत जरूरी है। ज्यादातर पेरेंट्स सोचते हैं हम कुछ मेडिसिन ले लें, कोई पिल्स ले लें और मेरे बच्चे का इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाए। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जब आपका बच्चा, शुरुआती दौर में तो ब्रेस्ट फीडिंग है ही, लेकिन जब बच्चा बड़ा हो रहा है तब आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो उसका रूटीन बनाइए। समय से सोना, समय से खाना, समय से एक्टिविटी करना, समय से पढ़ाई करना। अगर रूटीन स्ट्रांग होगा तो आपका बच्चा स्ट्रांग होगा जी। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज होता है बैलेंस डाइट, है ना, हेल्दी खाना, घर का बना हुआ खाना, नो जंक फूड्स, नो सुगरी मटेरियल्स और बहुत सारा पानी। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है, हम आजकल बच्चों को मोबाइल टीवी देके घर में बैठाते हैं, ये इम्यूनिटी वीक करता है। जितना ज्यादा बाहर खेलेगा, एक्टिविटी करेगा, सनलाइट का एक्सपोजर होगा, उतना विटामिन डी मिलेगा, उतने हैप्पी हार्मोन्स बनेंगे, हाइट बढ़ेगा, ग्रोथ होगा, इम्यूनिटी स्ट्रांग होगा। बिल्कुल। एंड द फोर्थ थिंग इज स्लीप। जल्दी सोना एंड जल्दी उठना, जो हमारे पेरेंट्स करते थे, ग्रैंड पेरेंट्स करते थे, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, ये याद रखें। ये 4 छोटी छोटी चीजें हैं जो पेरेंट्स अपने रूटीन में फॉलो कर लेना तो ये बच्चों की इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी। मैम, ऐसा कौन सा मैसेज है जो आप हमारे सुनने वाले सभी पेरेंट्स को देना चाहती हैं? तो बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज मैं ये देना चाहूंगी कि अगर हमारा बच्चा हेल्दी है तो ये पेरेंट्स की चॉइस है, लक नहीं है। अगर पेरेंट्स थोड़ा सा अवेयर हो जाएं, इन 4 चीजों को फॉलो करें, बैलेंस डाइट, प्रॉपर स्लीप, हेल्दी रूटीन्स एंड आउटडोर एक्टिविटी, इन चारों चीजों के साथ आपको वैक्सीनेशन कराना है। वैक्सीनेशन से हम बड़ी से बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। वैक्सीनेशन कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ये बचाव है। इन चारों चीजों के साथ अगर हम वैक्सीनेशन करवाते हैं तो ये हमारे बच्चों का फ्यूचर बनाएगा, इम्यूनिटी स्ट्रांग करेगा और इसकी फाउंडेशन हम आज से ही शुरू करें। धन्यवाद। मैम ने जैसे आज हमें बताया कि वैक्सीनेशन हमारे लिए ज़रूरी है, इम्यूनिटी के लिए क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए और मिथ क्या है और फैक्ट्स क्या है, तो इन सभी चीज़ों का आप भी ध्यान रखें और अपने बच्चों को अच्छी इम्यूनिटी विकसित करने में मदद करें, अपने बच्चों को एक बेहतर फ्यूचर दें। थैंक यू मैम, आप हमारे शो पर आए और आपने इतनी अच्छी जानकारी सभी पेरेंट्स को दी। धन्यवाद। अगर आपको ये एपिसोड हेल्पफुल लगा हो तो किसी कम से कम एक पेरेंट के साथ जरूर शेयर करें। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए अलग अलग तरह की जानकारी के लिए और नई नई कॉन्वर्सेशंस के लिए। थैंक यू।